वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जिस सिस्टम को स्टडी करने लगे हैं वो है अ गैस ऑफ बोसॉन्स विच आर वीकली इंटरैक्टिंग। बोसॉन्स जो हैं वो आप जानते हैं कि इंटीजर स्पिन पार्टिकल्स हैं, और अब से पहले हम ज़्यादातर जो है वो फर्मियन से डील करते रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो है जो हमने भी देखी है बोसॉन्स की, वो मैग्नॉन्स हैं विच आर एक्साइटेशंस इन हाइजेनबर्ग फेरोमैग्नेट। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट डेंसिटी हो बोसॉन्स की और वो वीकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी और लो एनर्जी एक्साइटेशंस अबव द ग्राउंड स्टेट क्या होगी। अच्छा, पहली चीज़ जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि जो ग्राउंड स्टेट है फॉर अ मैनी फर्मियन सिस्टम्स विच आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जो ग्राउंड स्टेट है वो फील्ड फर्मी सी है, और ये हम इससे वाकिफ़ हैं कि तमाम स्टेट्स जो हैं अप टिल द फर्मी लेवल फील्ड होती हैं। और ये जो है ये मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट है एक फर्मियन सिस्टम की। या आपके पास एन फर्मियंस हैं, फॉर एग्जांपल एन कुड बी एनी नंबर, और तो ये जो है ना आपके पास एक मैनी बॉडी ग्राउंड स्टेट आ जाती है फॉर अ फ्री फर्मियन सिस्टम या फर्मी गैस सिस्टम आप कह सकते हैं इसको। अब हम जो डील कर रहे हैं वो है एक बोस सिस्टम से। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास बोसॉन्स का सिस्टम हो और वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर जो ग्राउंड स्टेट है वो आपको पता है कि बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है। बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट की खसूसियत ये है कि इट हैज़ मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन ऑफ द लोएस्ट मोमेंटम स्टेट। इसको लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है, लोएस्ट मोमेंटम स्टेट भी हम कह सकते हैं। और आप ये समझ लें उसको आमतौर पे k इज़ इक्वल टू ज़ीरो मोमेंटम लिया जाता है। तो k इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो मोमेंटम स्टेट है वो मैक्रोस्कोपिकली ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई इंटरेक्शंस नहीं हैं और आप सिस्टम जो है टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू ज़ीरो टेम्परेचर पे है, तो जो आपके पास मैनी बॉडी स्टेट बनेगी वो है कि तमाम तर बोसॉन्स जो हैं वो k इज़ इक्वल टू ज़ीरो यानी लोएस्ट मोमेंटम स्टेट को ऑक्यूपाई करेंगे, और इसको ही हम जो है ना बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। आइंस्टाइन की बहुत कई इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस थी और उसने थ्योरीज दी, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी रिलेटिविटी, मगर उसके अलावा को पता है कि बोस और आइंस्टाइन का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये शो किया कि एक मैनी बोसॉन सिस्टम जो है उसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगरचे ये चीज़ जो है प्रिडिक्ट हुई थी 1920s में, अर्ली 20s में, लेकिन इसको पहली दफ़ा 1990s में देखा गया। ये 1995 में कैट्रेले, वायमन, इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें ये चीज़ इन्होंने पहली दफ़ा लैब के अंदर जो है ना जो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्रिएट किया, और ये किए थे अल्कली जो मेटल के एटम्स हैं, सोडियम, एक ग्रुप ने सोडियम पे किया, एक ने रुबिडियम पे किया, एंड सो फोर्थ। एक्सक्यूज़ मी। तो पहली दफ़ा जो है ये बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो है ये लैब में क्रिएट हुई 1990s में। उसकी वजह ये थी कि दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट, बिकॉज जो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जब क्रिएट करना है तो हम बात कर रहे हैं बोसॉन्स की जो कि आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमने डेंसिटी को इतना लो रखना है कि देयर इज़ हार्डली एनी इंटरेक्शन बिटवीन द बोसॉन्स, और जिस टेम्परेचर पे ये कॉन्डेंसेशन होती है वो बड़ी लो टेम्परेचर, माइक्रो केल्विन स्केल पे। तो इसलिए ये बड़ा चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स थे और ये इन लोगों ने अचीव किया। उसके लिए इन लोगों ने को नोबेल प्राइज़ भी मिला 2001 में, और जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट। अच्छा जी, हम हमारे जो इस वक्त सामने जो सिचुएशन है इसमें हम उसी बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को, यानी कि हम बोसॉन्स की नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन्स का सिस्टम ले रहे हैं, और पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें या समझ लें कि उस नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम को जो है को हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि अब उसमें अगर इंटरेक्शन शामिल कर ली जाएँ तो फिर ग्राउंड स्टेट क्या होगी, क्या वो भी बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ही होगी। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये मैंने इधर लिखा है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द लो एनर्जी एक्साइटेशंस अबव द ग्राउंड स्टेट। तो ये दो
हमारे मेन क्वेश्चंस हैं कि इंटरेक्टिंग बोसॉन्स की। नॉन इंटरेक्टिंग का तो हमने बात कर ली है, वो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है। अब क्वेश्चन है कि इंटरेक्शंस अगर शामिल कर ली जाएं तो क्या तब भी जो है ये BC यानी बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट BC क्या ये तब भी ग्राउंड स्टेट रहेगी या कोई ग्राउंड स्टेट में तब्दीली आ जाएगी? और फिर ये है कि अगर ग्राउंड स्टेट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लो एनर्जी एक्साइटेशंस जो हैं इस सिस्टम में क्या होंगे। तो ये हमारे बुनियादी जो है सवालात हैं जिनको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये आमतौर पर एक बुनियादी सवाल भी ये होता है कि आप शुरू में स्टार्ट जो है एक नॉन इंटरेक्टिंग या सिंपल सिस्टम को लेते हैं। अब ये जो जब हम बोस BC की बात करते हैं तो ये इसमें बड़ी सर्टेनिटीज़ हैं, बड़ी बारीकियां हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें भी फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। और आप जानते ही हैं और आपको जानना भी चाहिए कि ये जो अगर आप रिव्यू करना चाहें इसको करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इस कोर्स के लिए ज़रूरी है कि ये रिव्यू करें BC को, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को। इसके लिए कोई भी आप स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स की किताब जो आप की फेवरेट बुक है उसको उठा के आप पढ़ सकते हैं और उसमें ये रेलेवेंट सेक्शन जो BC का है उसको स्टडी कर सकते हैं ताकि एक दफ़ा आप रिवाइज़ कर लें, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए कि BC क्या चीज़ है। BC को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, इट्स अ मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन ऑफ द लोएस्ट मोमेंटम स्टेट। तो जब टेम्परेचर T = 0 है, कोई इंटरेक्शन बोसॉन के दरमियान मौजूद नहीं है, तो तमाम तर बोसॉन्स जितने भी सिस्टम के अंदर, लेट्स से देयर 10 to the 20 बोसॉन्स, वो तमाम के तमाम जो है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में या लोएस्ट मोमेंटम स्टेट में, जिसको हम K = 0 स्टेट कह रहे हैं कन्वेंशनली, इसको K = 0 स्टेट ले ली जाती, तो उसमें कंडेंस हो गए हैं, उसमें उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसी को हम BC कहते हैं, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। अच्छा, अब ये जो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है, ये जिस तरह मैंने भी बताया कि ये पहली दफ़ा देखा गया 1990s में, और ये जो सिस्टम्स हैं इनको अब आमतौर पे अब कोल्ड एटम्स कहते हैं। ये एक बाकायदा एक फील्ड बन गया है, कोल्ड एटम्स या कोल्ड मॉलिक्यूल्स, जिस तरह मैंने इधर लिखा ना, कोल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल सिस्टम्स कहलाते हैं। यहाँ ये बड़े इंटरेस्टिंग सिस्टम्स हैं क्योंकि यहाँ पे आप जो है बहुत सारे कंडेंस मैटर सिस्टम्स को सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट करने का मतलब है उनकी तरह के सिस्टम्स बना सकते हैं, और बहुत हद तक आपके पास जो ट्यूनेबिलिटी है इंटरेक्शंस वगैरह की, वो भी आपके कंट्रोल में होती है। आप वो लेज़र्स को ट्यून करके आप जो है वो ट्यून कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल फील्ड्स जिन्हें आमतौर पे आर्टिफिशियल गेज फील्ड्स कहते हैं, सिंथेटिक फील्ड्स भी कहते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। एसेंशली जो हॉपिंग एम्पलीट्यूड्स हैं ना, जिस हमने अभी डिस्कस करते रहे लैटिस मॉडल के अंदर, उनमें आप जो है ये फेस फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बाय जस्ट ट्यूनिंग दोज लेजर्स। तो बहुत सारे कंडेंस मैटर सिस्टम जो हैं उनको सिमुलेट किया जा सकता है इन कोल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल सिस्टम में। आप एटम्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, लो टेम्परेचर पर ले जाकर उनकी डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, और उस तरीके से इंटरेक्शंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लेजर्स। यू कैन क्रिएट डिफरेंट फील्ड्स, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन, सो फोर्थ। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इंटरेस्टिंग एरिया है, एंड लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस फील्ड। अच्छा, अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो जो है नॉन इंटरेक्टिंग बोसॉन्स की का केस नहीं है, बल्कि हम कंसिडर कर रहे हैं इंटरेक्शंस के प्रेजेंस में। इंटरेक्शंस भी जो हैं हम कंसिडर ये करने लगे कि पहली दफ़ा चीज़ों को समझने के लिए कि ये वीकली इंटरेक्टिंग सिस्टम्स है। वीकली इंटरेक्टिंग का मतलब ये है कि डेंसिटी आपने इतनी लो रखी हुई है कि जो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, या स्कैटरिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये जो है ये वीक इंटरेक्शंस वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमने स्टडी करना है कि इंटरेक्शंस को कंसिडर करना है, तो जो बेसिक हमारे पास हैमिल्टोनियन है, सेकंड क्वांटाइज्ड हैमिल्टोनियन, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। इसमें ये पहली टर्म जो है ये बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी टर्म है, और ये जो है ये टू पार्टिकल इंटरेक्शन टर्म। याद है जिस वक्त हमने ये टू पार्टिकल इंटरेक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ दीज सेकंड क्वांटाइज क्रिएशन एंड एनाहिलेशन ऑपरेटर्स, तो ये टर्म हमारे सामने आती थी। VQ जो है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटरेक्शन पोटेंशियल। ठीक, अच्छा, ये
बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है हैमिल्टोनियन की जो कि टू बॉडी इंटरेक्टिंग फर्मियंस के लिए भी होल्ड करती है और बोसॉन्स के लिए भी होल्ड करती है। फ़र्क ये है कि बोसॉन्स के लिए ये जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं ये बोसॉनिक ऑपरेटर्स हैं और ये बोसॉनिक कम्यूटेशन रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फर्मियोनिक सिस्टम्स के लिए ये फर्मियोनिक ऑपरेटर्स होते हैं और ये फर्मियोनिक एंटी कम्यूटेशन रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, ये वीकली इंटरेक्टिंग जो मैंने इधर लिखा है वीकली इंटरेक्टिंग बोस गैस, जिसमें वीक इंटरेक्शंस की बात हो रही है ना, तो ये प्रॉब्लम जो है सबसे पहले बॉग-ल्यूबॉफ ने सॉल्व की। एसेंशली ये प्रॉब्लम जो है ना, ये अगर वीक शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन हो, अब देखो हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो बोसॉन को कंसिडर कर रहे हैं विच आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। तो आप ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो आप ले सकते हैं हीलियम 4, जिसका एटॉमिक वेट जो हीलियम एटम है उसका 4 है, इसमें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एक और आइसोटोप है जो हीलियम 3 है, वो फर्मियन है। वो कंपोजिट पार्टिकल जो है वो फर्मियन बन जाता है और उस किस्म के सिस्टम में जो है आप बी कंडेंसेशन आती है, मगर वो जो है गिव यू सुपर कंडक्टिविटी। हेयर व्हाट वी आर डिस्कसिंग आर बोसॉन्स। तो उसके एग्जांपल के तौर पे अगर आपने किसी सिस्टम के ऊपर इसको अप्लाई करना है तो हीलियम 4 हो सकता है, मगर उसमें भी बारीकियां हैं कि आप डायरेक्टली इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, उसकी मैं बाद में वजह बताऊंगी। मगर आप इसे समझ सकते हैं कोई ऐसे बोसॉनिक पार्टिकल्स जो वीकली आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन पे ये थ्योरी अप्लाई होती है। तो आप सिर्फ 2 लिमिट्स में एसेंशली इसको कर सकते हैं। एक जिसमें बोसॉन्स के दरमियान वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन हो, इसका मतलब वो न्यूट्रल हैं, और शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन आपने रखी हुई है, और यानी ये बहुत करीब जब आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, समझ लें कॉन्टेक्ट टाइप इंटरेक्शन है, उस लिमिट में इसको सॉल्व किया जा सकता है। या फिर ये हो कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इंटरेक्शन तो आपके पास हो लेकिन सिस्टम डाइल्यूट हो, तो ये 2 लिमिट्स में है। तो हम जिसमें कंसिडर कर रहे हैं वो वीक इंटरेक्शन है, यानी वीक शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन बिटवीन द बोसॉनिक पार्टिकल्स। दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, इनकी स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा बेसिक जो है वो मॉडल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये थ्योरी सबसे पहले जो है ये प्रॉब्लम जो सबसे पहले जो है जिस रशियन फिजिसिस्ट ने सॉल्व की वो बॉग-ल्यूबॉफ था, तो इसको इसलिए बॉग-ल्यूबॉफ थ्योरी कहते हैं। और एक तरह से ये थ्योरी जो है ये कंसिडर ये भी किया जाता है कि यहाँ से मैनी बॉडी फिजिक्स स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे जो मैनी बॉडी फिजिक्स की सेकंड क्वांटाइजेशन की टेक्निक्स हैं ये पहली दफ़ा टू अंडरस्टैंड एन इंटरेक्टिंग प्रॉब्लम इसको अप्लाई किया गया। तो ये बॉग-ल्यूबॉफ का इसलिए वर्क जो है ये सम लॉट ऑफ पीपल रिगार्ड इट एज द बर्थ ऑफ मैनी बॉडी फिजिक्स, और इसकी जो टेक्निक्स हैं दीज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे चल के हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आती है जो बॉग-ल्यूबॉफ के नाम से ही है, जो कि बॉग-ल्यूबॉफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, जो मदद करती है इस बेसिक हैमिल्टोनियन को जो ऊपर दिया हुआ है इसको डायगोनलाइज करने में। आपको याद होगा ना स्पिन सिस्टम्स के अंदर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी जो होल्स्टीन-प्रिमिकॉफ ट्रांसफॉर्मेशन थी। यहाँ पे हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी डायगोनलाइज करने के हैमिल्टोनियन को, वो बॉग-ल्यूबॉफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, उस पर हम बाद में आते हैं। तो ये बेसिकली जो है सिस्टम ये हम कंसिडर कर रहे हैं वीकली इंटरेक्टिंग बोस गैस, और इनके दरम्यान हमने इंटरेक्शन डाल दी है। खाली इंटरेक्शन ये अगर यही टर्म सिर्फ रखी जाए तो वो आपको नॉन इंटरेक्टिंग बोस गैस मिल जाएगी इस टर्म को स्टडी करते हुए, बिकॉज देयर विल ओनली बी ए काइनेटिक कंट्रीब्यूशन। जब ये टर्म आपने शामिल कर ली तो फिर आप जो है इसको इंटरेक्टिंग बोस गैस के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इधर जो है ना इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए। वो ये है कि जब भी आप कोई फिज़िकल सिस्टम सॉल्व करें इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्टिंग सिस्टम हो, इंटरेक्टिंग सिस्टम्स आर यूजुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई फिज़िकल इंट्यूशन या फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहाँ पे जो फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सिंस वी आर कंसिडरिंग अ वीकली इंटरेक्टिंग बोस सिस्टम, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टेट होगी इट विल बी वेरी क्लोज टू द नॉन इंटरेक्टिंग बोस गैस ग्राउंड स्टेट, यानी कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो ग्राउंड स्टेट है उसके करीब इस इंटरेक्टिंग सिस्टम की ग्राउंड स्टेट भी होगी। तो किसी हद तक जो BC की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम इमेजिन कर रहे हैं
ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं आगे कि वो एग्जिस्ट कर नहीं होंगे। अच्छा, उसका क्या नतीजा होता है? उसका नतीजा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, n कुड बी 10 to the 20 पार्टिकल्स, so they could be 10 to the 20 helium atoms for example, और helium 4 atoms for example। और अब हम जब कहते हैं कि जी ये अगर T is equal to 0, let's just do the theory, zero temperature theory, और हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट ऑब्वियसली द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। तो अगर आपके पास कोई इंटरेक्शन एटम्स के दरमियान ना होती तो हम ये कह सकते थे कि तमाम के तमाम 10 to the 20 एटम्स जो हैं वो K is equal to 0 स्टेट में, लोएस्ट मोमेंटम स्टेट में। लेकिन क्योंकि इंटरेक्शंस मौजूद हैं तो यू एक्सपेक्ट कि सम ऑफ दीज एटम्स विल बी स्कैटर्ड आउट ऑफ द ग्राउंड स्टेट इनटू सम ऑफ द लो लाइंग एक्साइटेड स्टेट्स। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास K is equal to 0 स्टेट में नंबर है n0, वो 10 to the 20 तो शायद नहीं होगा लेकिन उसके बहुत करीब होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये n ही के ऑर्डर का होगा, ऑर्डर n, ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि n ही के ऑर्डर का होगा, 10 to the 20 ही के ऑर्डर का होगा। चंद पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स में, दूसरी स्टेट्स में, मगर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो कॉन्डेंसेट है वो भी मौजूद होगा इस सिस्टम के अंदर। अच्छा, अब अगर हम ये अजम्पशन करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और ये पर्टिकुलर जो है ना अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट थी पॉगलियोबॉफ की, और उसी की मदद से फिर ये चीज़ को आगे सॉल्व कर सका पॉगलियोबॉफ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो देखिए ये लेसन भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कॉम्प्लिकेटेड, तो पहले बैठ के सोचना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ फिज़िक्स डू यू एक्सपेक्ट, बनिस्बत इसके कि अब सीधे मैथमेटिक्स स्टार्ट कर लें और ट्रांसफॉर्मेशंस ढूंढना शुरू कर दें और ये करना शुरू कर दें। तो आपको ये पहले जो फिज़िकल सिस्टम है उस पर गौर करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हमें बेसिक रूल्स जो है कॉमन, अभी ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी हद तक BC मौजूद है, यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन ऑफ द ज़ीरो मोमेंटम स्टेट मौजूद है, लोएस्ट मोमेंटम स्टेट मौजूद है। वही डेफिनेशन है ना कॉन्डेंसेट की, ये जो मैंने लिखी हुई है कि मैक्रोस्कोपिक ऑक्यूपेशन, यानी मैक्रोस्कोपिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक नंबर जो है वो ऑफ ऑर्डर n है इधर, तो वो मौजूद। अच्छा, अब अगर हम ये जो एनाइलेशन क्रिएशन ऑपरेटर्स हैं इनके हवाले से अगर हम ये रूल्स को याद करें, तो अगर ये बेसिकली वही हार्मोनिक ऑसिलेटर के क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं, तो बेसिकली वही रूल्स हैं। n के जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सर्टेन मोमेंटम स्टेट, K स्टेट, और ए डैगर K जो है ना, इट क्रिएट्स अ पार्टिकल इन द स्टेट विद मोमेंटम K। मोमेंटम K से मुराद जो है ये वेव वेक्टर K है, मोमेंटम K जो होगा, ये मैं एरोस नहीं लगा रहा, तो वेक्टर्स हैं ये K, तो ये जो है वो h बार K जो है वुड बी द मोमेंटम, P जो है मोमेंटम जो है इज़ जस्ट h बार K, ठीक है ना। तो अगर मैं वेक्टर कह दूँ वेव वेक्टर तो एक ही बात। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं। बेसिक रूल ये है, ठीक है ना। इसी तरह जो है एनाइलेशन ऑपरेटर के लिए भी आप लिख सकते हैं। मगर ख़ास चीज़ ये कॉन्डेंसेट की वजह से, कॉन्डेंसेट जो है वो बेसिकली ऑक्यूपेशन ऑफ द K इज़ इक्वल टू 0 स्टेट की हम बात करें, तो फॉर द स्टेट K इज़ इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस केस के अंदर, K इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। वेक्टर नहीं लगा रहा, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ये कह रहे हैं कि जो एवरेज ऑक्यूपेशन है, नंबर है इन दिस स्टेट, वो n0 जो है वो 10 to the 20 फॉर एग्जांपल है, 23 भी हो सकता है, जो भी आप कहना चाहें। अब इस केस में क्या होता है कि जब आप इसको देखते हैं ना, ये K इज़ इक्वल टू 0 स्टेट पे जब इसको ऑपरेट करते हैं, जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो n0 हैं, तो वह n0 + 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा, n0 + 1 आ जाएगा ये स्टेट। और इसको क्योंकि ये नंबर इतना लार्ज है n0, ये ख़ास बात है, n0 का नंबर इतना लार्ज है, तो n0 + 1 को हम ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं विद n0 स्क्वायर रूट n0, ठीक है ना। यहाँ पे भी +1 एक ज़्यादा जो है वो आप इग्नोर कर सकते हैं, +1 को, व्हेन यू डीलिंग विद नंबर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the 20, 10 to the 23 एंड सो फोर्थ। इसी तरह अगर हम एनाइलेशन ऑपरेटर को देखें, और वो भी अगर कॉन्डेंसेट पे एक्ट करता है, ये K इज़ इक्वल टू 0 पे जो एक्ट कर रहे हैं, तो एनाइलेशन के क्रिएशन ऑपरेटर कॉन्डेंसेट पे एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि n0
हाफ आता है, n0 -1 आता है। ये इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं with n0 हाफ n0। क्योंकि सिंस इसकी वजह क्या है कि सिंस n0 ±1 को आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं विद n0 फॉर n0 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the 20 पार्टिकल्स। ठीक है, अगर इतने नंबर हो तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट कर लें तो गलती का इम्कान नहीं, बहुत कम। अब इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर एनाइलेशन ऑपरेटर एक्ट कर रहा है कॉन्डेंसेट पे, इसको देखें, या क्रिएशन ऑपरेटर एक्ट कर रहा है कॉन्डेंसेट पे, दोनों का एक्शन सेम ही है। यानी राइट हैंड साइड पे आपको यही चीज़ मिल जाती है। जो फैक्टर्स आ रहे थे n0 +1 या n0 -1 वाले, वो ख़त्म हो जाते हैं। जो स्टेट्स जो हैं वो आप कॉन्डेंसेट में एसेंशली। तो इस तरीके से अगर हम नंबर ऑपरेटर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये हम A0 डैगर A0 हो, दिस इज़ इक्वल टू A0 is 0 डैगर, और ये जो है ये n0 के बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर्स जो हैं कम्यूट, ऑपरेटर्स कम्यूट। वैसे तो ये कम्यूट नहीं करते, मगर व्हेन यू हैव condensate and these operators are operating on the condensate, then these operators can be treated as your classical numbers। इनको नंबर्स के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, ऑर्डिनरी नंबर्स के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। ये अपने ऑपरेटर का जो एक्शन है इनका ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक तरह से जो है ना, हम एक ऐसी थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मीन फील्ड थ्योरी, जिसमें कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि उनकी जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं वो इग्नोर हो रही हैं। उनको हम जो है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स की बजाय सी नंबर्स या जो ऑर्डिनरी आपके नंबर्स हैं उनके तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इन ऑपरेटर्स को जो है इनकी क्लासिकल वैल्यूज़ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी, और इसको हम इस्तेमाल करके, और इसको इस्तेमाल करके बॉगल्यूब अपने आप में आगे चल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो लेट्स लुक एट इट टर्म बाय टर्म। तो हम बेसिक हैमिल्टोनियन की तरफ वापस जाते हैं, और ये बेसिक हैमिल्टोनियन है हमारा ये वाला। और हम ये जो हमने रिज़ल्ट अभी इधर हासिल किए हैं कि ये जो कॉन्डेंसेट वाले क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स हैं आपस में कम्यूट करते हैं, इसलिए अगर कम्यूट कर रहे हैं तो इनको ऑपरेटर्स कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको हम क्लासिकल नंबर्स, इनको हम क्लासिकल नंबर्स के तौर पर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको हम लेके जब आगे चलें तो देखते हैं कि इस पर हैमिल्टोनियन पे क्या इफेक्ट होता है। इससे एक चीज़ तो जो ज़ाहिर है कि हमें जो है, अगर हमने ये करना है तो हमें कॉन्सेंट्रेट जो है, यानी कि जो कॉन्डेंसेट वाली स्टेट है और बाकी जो स्टेट्स हैं एक्साइटेड स्टेट्स, उनको जो है अलग ट्रीट करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जो नॉन इंटरेक्टिंग जो बोस गैस है उसके अंदर भी हमें यही चीज़ करनी पड़ती है। ये भी इम्पॉर्टेंट था जो बोस और आइंस्टाइन ने जो रिज़ल्ट्स हासिल किए वो इस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे कि ये करना ज़रूरी था। वी हैव टू ट्रीट इट डिफरेंटली द कॉन्डेंसेट स्टेट। अच्छा, इसमें जो बेसिक हैमिल्टोनियन है उसकी टर्म बाय टर्म देखते हैं। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट टर्म। अब पहले मैं लिख देता हूँ द हैमिल्टोनियन। अब हैमिल्टोनियन पे हम आ रहे हैं, और इस जब हमने ये फिज़िक्स से जो हमारे पास जम्पशन हमारे पास आई, और जो हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, कॉन्डेंसेट को हम ले रहे हैं ऐसे जम्पशन के, कॉन्डेंसेट प्रेजेंट है वीक इंटरेक्शंस की वजह से, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये चीज़ आई कि ये जो एनाइलेशन क्रिएशन ऑपरेटर्स एक्टिंग ऑन द कॉन्डेंसेट हैं उनको सी नंबर्स के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हैमिल्टोनियन को सिंप्लीफाई करने में ये कैसे मदद देगा, और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये कैसे मदद देगा। तो फर्स्ट टर्म जो है, जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है, उसको हम पहले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी टर्म, तो वो बेसिक टर्म जो है वो हमारी ये टर्म है AK, जिसको हम जो है E0 N0 लिख सकते हैं, यानी कि कॉन्डेंसेट को अलग कर दिया, और जो बाकी एक्साइटेड स्टेट है उनको इधर प्राइम शो करके कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो काइनेटिक एनर्जी में है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना। अब अगर हम इस ज़ीरो मोमेंटम स्टेट को हम ले लेते हैं ज़ीरो, तो ये बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ एक्साइटेड स्टेट की रह गई।
हमने उसकी एनर्जी जो है वो के इक्वल टू ज़ीरो मोमेंटम स्टेट ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये ज़ीरो एनर्जी की सेटिंग हमने ज़ीरो कर दी एट द कॉन्डेंसेट की जो एनर्जी है वो ज़ीरो पे सेट किया थी। अच्छा, अब बाकी जो हमारे पास टर्म है, जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। ये पहली टर्म तो ये थी ना, ये वाली, इसको भी हमने ट्रीट किया। अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं। सेकंड टर्म जो है वो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। इसमें भी जो है बेसिकली अगर हम इसको इस तरह लिखें 1/2 इस टर्म को भी अगर हम लिखना शुरू करें, ये जो उसमें एक फैक्टर मैंने मिस कर दिया था, ये जो न्यू टाइप नज़र आ रहा है ना, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर हम इसकी फॉर्म में लिखें तो ये जो है आपके पास सिग्मा के प्राइम क्यू है, वी क्यू जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटरेक्शन पोटेंशियल है, ये वॉल्यूम नहीं है, थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। के प्लस क्यू, ए डैगर, के माइनस क्यू, ए के प्राइम, ए के। अब हम जो है क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है एनर्जीज़ में, या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी में तो खसूसियत तौर पे, काइनेटिक एनर्जी में तो हमने उसको ज़ीरो स्केल करके उसको हटा दिया। पोटेंशियल एनर्जी में पता है हमें कि जो स्कैटरिंग होगी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं पार्टिकल्स के दरमियान होगा, उन्हीं स्टेट्स के अंदर जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं और वो कॉन्डेंसेट में मौजूद हैं। तो लेट्स लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्डेंसेट फर्स्ट। कॉन्डेंसेट का कंट्रीब्यूशन का मतलब ये कि के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, के प्राइम और क्यू को सबको ज़ीरो रख लें, तो फिर आप कॉन्डेंसेट पे आ जाते हैं, यानी जो इसमें चारों के चारों सबस्क्रिप्ट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएँ। जब वो चारों के चारों सबस्क्रिप्ट ज़ीरो हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ स्कैटरिंग या इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द कॉन्डेंसेट कंसिडर कर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन होगी, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन। साफ ज़ाहिर है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स ही इधर हैं, तो अगर स्कैटरिंग में कंट्रीब्यूशन उन्होंने देनी है या पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन उन्होंने देनी है थ्रू स्कैटरिंग, थ्रू इंटरेक्शन, तो वो यहीं से मिलेगी। तो वो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास n0 लेकिन अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ना, ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो हम इनको जो है ना ए डैगर ये बना के n0 बना सकते हैं। ठीक है, तो दो ए डैगर इसके साथ, एक ए डैगर एक ए के साथ मिलकर n0 बन जाएगा। ये इस तरह ना बेसिकली ये चीज़ें बन रही हैं, तो इसलिए हम उसको n0 से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स आ रहे हैं, इसका मतलब उनके सी नंबर से। अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे कि ये आप जो है इनको n0 से एक को रिप्लेस कर दिया, दूसरे को भी n0 से, तो n0 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है वेयर रो ज़ीरो जो है वो डेंसिटी, कॉन्डेंसेट डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द कॉन्डेंसेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कॉन्डेंसेट, ये ज़ीरो जो है सबस्क्रिप्ट में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कॉन्डेंसेट n0 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो ये कॉन्डेंसेट की डेंसिटी बन गई। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अब हमारे पास, अब हमने देखा कि चारों को चारों, यानी कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन द कॉन्डेंसेट है, वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर कंट्रीब्यूशन हम देखने जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 3 सबस्क्रिप्ट्स जो हैं वो ज़ीरो हो, मगर 3 जब हम ज़ीरो करते हैं तो चौथा भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इन सबस्क्रिप्ट को आपस में कनेक्टेड है। तो आपके फिर नेक्स्ट चॉइस ये बन जाती है कि अगर नेक्स्ट आपने कंट्रीब्यूशन लेनी है वो जो है 2, तो वो अपने अगर नेक्स्ट लार्जेस्ट टर्म देखनी तो 2 ऑफ द वेव वेक्टर्स हैव टू बी ज़ीरो और 2 नहीं है। अब उस तरह जो है आपके पास अगर वो कंस्ट्रक्ट करें तो 6 डिफरेंट टर्म्स बन सकती हैं। तो लेट्स लुक एट दोस। ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ये ध्यान में रखें।
नेक्स्ट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन जो हो जाएगी वो k इज़ इक्वल टू k प्राइम इक्वल टू 0। दो सबस्क्रिप्ट k और k प्राइम को आपने ज़ीरो कर दिया इसमें। ये जो k और k प्राइम है, तो जहाँ भी k और k प्राइम आ रहे हैं वहाँ ज़ीरो पुट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल मोमेंटा है पार्टिकल्स का वो ज़ीरो है। दैन बेसिकली दोज पार्टिकल्स इनिशियली इन द कॉन्डेंसेट। अगर आप तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये 1/2 रो नॉट सिग्मा क्यू। क्यू जो है ना वो नॉन ज़ीरो इसलिए ये आ रहा है। उसी तरह वी क्यू ए डैगर क्यू ए माइनस क्यू, ठीक ना। इसमें देख लें 0 0 जब इधर पुट करेंगे ये 0 0 आ जाएगा, तो वहाँ से एन इनको आप एन नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर वो डेंसिटी में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ए और ए डैगर बिल्कुल एक ही तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ए हो या ए डैगर हो वो n ज़ीरो स्क्वायर रूट ही है ना। यानी कि ए इज़ इक्वल टू ए डैगर इज़ इक्वल टू, अब उसको किस नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं आप, n ज़ीरो स्क्वायर रूट। ये उसके लिए ट्रू है जब ये 0 0, ठीक है ना। तो दे कैन बी ट्रीटेड एज नंबर्स है, आपस में कम्यूट कर रहे हैं, इनको नंबर्स के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। और नंबर क्या है, ये हर ए ऑपरेटर या ए डैगर ऑपरेटर व्हेन इट इज़ एक्टिंग ऑन द कॉन्डेंसेट, तो वो नंबर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कॉन्डेंसेट n ज़ीरो स्क्वायर रूट। तो वो आपने किया तो वो आ गई। अच्छा, तो ये चीज़ बन गई, एक ये टर्म आ गई। दूसरा आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट आ जाए कॉन्ट्रीब्यूशन में ना 6 टर्म्स आ जाती हैं। ये आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं जिसमें दो दो लेते चले जाएँ। एक ये 0 हो सकता है जब k इज़ इक्वल टू माइनस क्यू हो और k प्राइम जो है वो q के बराबर है। अगर ऐसा होगा तो ये वाली दो टर्म 0 दे देंगे, a 0 ए डैगर 0 ए डैगर 0 आ जाएगा। तो इस केस में जो टर्म बनेगी आपके पास वो 1/2 रो नॉट। ये अब आप खुद से देख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं, ए क्यू ए माइनस क्यू। इसी तरह थर्ड टर्म आप ले सकते हैं जो कि है q इज़ इक्वल टू 0 और k इज़ इक्वल टू 0। ये करें तो आपके पास आ जाता है 1/2 रो नॉट v 0, q को 0 लिया हुआ ना से v 0 हो गया, k प्राइम k को लिया हुआ, k प्राइम के ऊपर समेशन रहती है, a डैगर k प्राइम ए के प्राइम। यहाँ साफ जाहिर है कि k को 0 रख सकते हैं तो k इज़ इक्वल टू 0 रख सकते हैं, तो आपको एक और टर्म बिल्कुल इसी तरह की मिल जाएगी जब k प्राइम इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो फोर्थ टर्म जो आप कर सकते हैं वो k इज़ इक्वल टू 0, k की बजाय k प्राइम इक्वल टू 0 कर दें। अब आपके पास बिल्कुल इसी तरह की टर्म आ जाएगी, जहाँ पे k प्राइम आ रहा था वहाँ k आ जाएगा समेशन में भी और इन ऑपरेटर्स में भी। जब ये दोनों टर्म जो है ना ये एसेंशली सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि समेशन है, और समेशन जो है वो इंडेक्स k है या k प्राइम हो, रिज़ल्ट जो है वो सेम आता है, इसका सेम कंट्रीब्यूशन इधर आएगी। उसके अलावा अब आपके पास फिफ्थ और सिक्स टर्म जो बन सकती हैं वो अगर आप गौर करें तो वो आपके पास टर्म जो बन रही हैं वो k इज़ इक्वल टू 0 बन रही है और k प्राइम इक्वल टू q। इसमें भी हो जाएगा, देखें k प्राइम अगर इक्वल टू q करेंगे इस वाली टर्म में तो ये a डैगर 0 बन जाएगा, ठीक है। और k को 0 पुट करेंगे तो a 0 आ जाएगा। तो यानी अब हम वो टर्म देख रहे हैं जिनमें चार ऑपरेटर्स में से दो ऑपरेटर्स जो हैं, ये 6 टर्म जो हैं इनमें 4 ऑपरेटर्स में से 2 ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्डेंसेट पे एक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनका सबस्क्रिप्ट जो है वो 0 है। तो वो हासिल करने के लिए हम ये देख रहे हैं, तो ये हम उस तरीके से इसको भी हासिल कर सकते हैं। ये मैं मिटा दूँ ताकि बाद में कुछ बताना हो तो कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अच्छा जी, फिफ्थ टर्म आपके ये आ गई, तो ये टर्म क्या बनेगी, ये 1/2 रो नॉट सिग्मा q वी क्यू ए डैगर q ए क्यू। इसी तरह हम जब सिक्स टर्म पे जाते हैं तो वो आ जाती है बिल्कुल इसी तरह, जहाँ k आ रहा था आपने जो है ना k प्राइम इक्वल टू 0 पुट कर दें। लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा ना कि ये जो है किधर गया वो, ये इधर जो है ना k प्राइम माइनस q को अगर आपने इस वाले को 0 करना था तो फिर आपको k प्राइम को q के बराबर रखना था। यहाँ पे अगर आपने इसको 0 करना है तो k को आपको माइनस q के बराबर रखना होगा, तब आपके पास यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करें तो यहाँ पे आपको k को माइनस q रखना होगा।
अब आपके फिर दो ऑपरेटर्स ऐसे हो गए ये इनका सबस्क्रिप्ट 0 है, यानी कि वो कॉन्डेंसेट पे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ v माइनस क्यू है तो हम v माइनस क्यू को vq से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आपके सिमेट्रिक पोटेंशियल है जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं तो vq इज इक्वल टू v माइनस क्यू। तो आपके पास जो है टोटल जो आपके पास इफेक्टिव हैमिल्टोनियन बन गया। इफेक्टिव हैमिल्टोनियन से मुराद ये है कि आप लो एनर्जी हैमिल्टोनियन लिख रहे हैं। यानी कि बेसिकली वो आप टर्म्स इंक्लूड कर रहे हैं विच आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड यू आर इग्नोरिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स। तो इफेक्टिव हैमिल्टोनियन जो आपका आ रहा है इधर वो उसमें जो काइनेटिक टर्म है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट्स की है, वो मैंने प्राइम से इधर शो कर दी। फिर आपके पास ये बाकी जो टर्म्स हैं 6 की 6 टर्म्स को आपने लेना है और ये रो नॉट स्क्वेयर्ड v0 है। ये जो है ये आपके पास वो टर्म आ गई जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है, ये वाली टर्म। उसके बाद आपके पास आ रही हैं नेक्स्ट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशंस v0 सिग्मा k अब ये हमने बाकी टर्म्स इकट्ठे करनी शुरू कर दी। अब हमारी जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनके अगर हम इकट्ठा करें किधर गए हो, अच्छा लास्ट टू टर्म्स ये हैं तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो इनको इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। यू कैन जस्ट ये जो q को माइनस क्यू करके जब हमने किया ये एक्चुअली तो इधर माइनस क्यू आता है ना, फिर हमने इसको रिप्लेस करके q से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हाँ नहीं प्लस ठीक है, इसको हम माइनस क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं जिस वक्त हम इसको चेंज करें। एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीटली लिखूं ताकि कन्फ्यूजन ना आपको पैदा हो। इस टर्म में आप देखें ना ये vq तो हमारा vq रहेगा, लेकिन अगर हम ये अजम्पशन करें कि जो सिमेट्रिक पोटेंशियल है, सिमेट्रिक पोटेंशियल मतलब v माइनस क्यू इज इक्वल टू v ऑफ q, तो जब इसमें हम q को माइनस क्यू करेंगे ताकि ये यहाँ पे बिल्कुल ऊपर वाली टर्म बन सकती है अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ये v माइनस क्यू बन जाएगा। मगर v माइनस क्यू जो है फॉर सिमेट्रिक पोटेंशियल जो कि हम ले रहे हैं इट इज़ v माइनस क्यू के बराबर, तो फिर आपके ऊपर वाली टर्म ही बन जाएगी। अच्छा एनीवे तो ये हम कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया। तो सिग्मा q v q a डैगर q a q, यानी कि फिफ्थ और सिक्स टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया। और वो कंबाइन करने के रीज़न भी मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये आप समेशंस के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन करके उनको कंबाइन कर सकते हैं। और फर्स्ट टू टर्म्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स को हमने ये जो दो टर्म्स हैं इनको भी हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब फर्स्ट टू टर्म्स को कंबाइन करके लिखें तो ए क्यू ए माइनस क्यू प्लस ए डैगर माइनस क्यू ए डैगर क्यू आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट टू टर्म्स को हमने अगर इन दो टर्म्स को हम कंबाइन कर दें तो हमने इसमें बेसिकली वो तमाम टर्म्स रखी हैं जो कि जिसमें वी हैव केप्ट टर्म्स ऑफ ऑर्डर n0 स्क्वायर एंड n0, और निगलेक्ट कर दिए वो टर्म जिनमें n0 नहीं, क्योंकि n0 काफ़ी लार्ज नंबर है तो ये सबसे सिग्निफिकेंट टर्म्स होंगे। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई वगैरह कर सकते हैं, उस फॉर्म में ला सकते हैं जैसे कि आम तौर पे आपको
टेक्स्ट बुक्स वगैरह में आपको मिले वो ये है कि अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले लें न्यू इज इक्वल टू 1, यूनिट वॉल्यूम का बाद में हम वॉल्यूम का फैक्टर वापस डाल देंगे, तो ये एच इफेक्टिव जो है वो जो सिंप्लीफाइड उस किस्म की फॉर्म बन जाती है जिस तरह आपको किताबों में मिले। तो वो भी ज़रूरी होता था कि आप लोग कभी किताब पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ, तो आपके सामने जब वो टर्म्स आएँ तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पहली टर्म इस तरीके से बन जाएगी, उससे अगली N0 V0 सिग्मा के ए डैगर के ए के, अब ये N0 इसमें नज़र आ रहे हैं प्लस N0 सिग्मा क्यू वी क्यू ए डैगर क्यू ए क्यू प्लस 1/2 N0 सिग्मा क्यू वी क्यू, और आखिरी टर्म जो है ए क्यू ए माइनस क्यू प्लस ए डैगर माइनस क्यू ए माइनस क्यू आपके पास आ गया। अब अगर हम इनमें कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम सपोज करें लेट N0 प्लस सिग्मा के प्राइम ए डैगर के ए के को, वो ये टोटल नंबर के बराबर है ना। N0 जो है वो कॉन्डेंसेट का है और ये काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एक्साइटेड स्टेट्स के, कोई एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन सबको ऐड करें और कॉन्डेंसेट नंबर के साथ ऐड करें तो टोटल नंबर आपके पास n आ जाएगा। इसी तरह हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि N0 V या ये भी हम कर सकते हैं, हाँ इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वी के जो है इसको हम एटा के लिख सकते हैं और ई के प्लस एटा के जो है उसको हम एच बार ओमेगा के लिख लेते हैं। यानी ये भी एनर्जी है, राइट हैंड साइड पे भी हमने एक फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में और उसको एच बार से मल्टीप्लाई करके एनर्जी बना दिया। अब ये फॉर्म है जो बॉगल्यूबॉफ वगैरह की आमतौर पे आपको नज़र आती है, तो अगर आपको किताब वगैरह पढ़ रहे हैं तो वो आपको ये वाली फॉर्म नज़र आ सकती है, तो आप की समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्म हमने कैसे अब डिराइव की है। एच बार ओमेगा के ए डैगर के ए के प्लस हाफ सिग्मा के एटा के ए माइनस के, सॉरी क्यू की बजाय हमने समेशन इंडेक्स को के बना दिया। तो वो समेशन इंडेक्स है वो आप कुछ भी बना सकते हैं, मगर ये आमतौर पर लिटरेचर में इस तरीके से होती हैं, तो इसलिए मैंने भी आपके लिए इस तरह लिख दी ताकि फिर आप अगर पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूजन ना हो। तो क्यू जो आपके पास टर्म में आ रहा था उसको हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं समेशन इंडेक्स से, आपको पता है डमी इंडेक्स होता है, उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब हमने जो एक्साइटेड स्टेट्स वाली कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि इस किस्म की टर्म्स को निगलेक्ट किया है जो कि के प्राइम पे समेशन है मगर एक्साइटेड स्टेट्स के ऊपर, ए डैगर के और जिसमें आ रहा है ए डैगर के प्राइम वाली टर्म जो है V0 वाली, इस किस्म की टर्म्स को हमने निगलेक्टेड कर दी क्योंकि ये स्मॉल नंबर है। यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं ना इन द एक्साइटेड स्टेट वो स्मॉल है, तो उन टर्म्स को इग्नोर कर दिया गया, तभी हमारे पास ये इफेक्टिव हैमिल्टोनियन हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, तो दिस इज़ आर इफेक्टिव हैमिल्टोनियन। और अब इसको अगर हम देखें थोड़ा इस पर गौर करें तो ये जो पहली वाली टर्म है ये तो हमारा काफ़ी वाकफियत है इससे, दूसरी तो कोई मसला नहीं हमारे लिए, डायगनलाइज्ड ही टर्म है और ये हम बहुत दफ़ा पहले देख भी चुके हैं। अब सबसे बड़ा जो कमाल इस इफेक्टिव हैमिल्टोनियन को हासिल करने में हुआ है हमारे पास ये फ़िज़िकल इंसाइट को इस्तेमाल करते हुए कि ये कॉन्डेंसेट इसमें मौजूद है, उसमें सबसे बड़ी जो हमें जो कामयाबी हासिल हुई है वो ये है, अगर आप इस पे गौर करें कि जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वो ये बेसिक हैमिल्टोनियन था जिसमें ये 4 ऑपरेटर्स वाली टर्म आ रही थी, क्वार्टिक टर्म आ रही थी इन द
क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स। और अब आप देख रहे हैं कि ये अब क्वाड्रेटिक टर्म्स आ गई हैं, बाइलिनियर टर्म्स आ गई, और इनको हमेशा डायगोनलाइज किया जा सकता है। तो ये वाली टर्म तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। पहली टर्म तो कांस्टेंट है, वो तो कुछ करेगी नहीं, उसको तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये वाली टर्म हमारी पुरानी जान पहचान है, इस टर्म से डायगोनलाइज है, सी डायगोनलाइज है। अलबत्ता असल पर प्रॉब्लम डालेगी वो ये वाली टर्म डालेगी, आखिरी टर्म है। मगर अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक या बाइलिनियर हो चुकी है इन दीज तो बोसॉन ऑपरेटर्स, तो इसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और वो वाला काम जो है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना, ये हमारा मेरा क्योंकि अब टाइम अब एंड पे पहुंच गया, मैं सुपर कंडक्टिविटी भी करना चाहता था लेकिन अब उसके टाइम नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर, हमारा आखिरी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, और उसमें मैं बेसिकली इस हैमिल्टोनियन को डायगोनलाइज करके एनर्जी स्पेक्ट्रम हम हासिल करेंगे, और ग्राउंड स्टेट एंड वो जो लो एनर्जी एक्साइटेशंस की बात है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिर हम इधर रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।